गुड इवनिंग मोटा भाई, केम छो? मजामा मोटा भाई, सब ठीक? गुड मोटा भाई, आज हम बात करेंगे यूटीआई के आईपीओ पे। वैसे ही हिंदी मीडिया ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है मोटा भाई, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मोटा भाई, यूटीआई का आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और काफ़ी लोग उस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट भी करेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन यूटीआई के आईपीओ को हमने 3 एंगल से देखा रिसर्च करके। आपको तो पता ही है, ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप रिसर्च पे विश्वास करती है, ना कि हिंदी मीडिया जैसे। पहली चीज जो फैक्टर हमने देखा, यूटीआई की पोजीशन। एक एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया की म्यूचुअल फंड मार्केट अराउंड 27 लाख करोड़ है मोटा भाई, 27 लाख करोड़, विच इज 27 ट्रिलियन। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है मोटा भाई कि इस 27 लाख करोड़ मार्केट में यूटीआई का क्या पोजीशन है, ये आप खुद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। फिर हमने, क्योंकि ट्रेजरी कंसल्टिंग तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाती है, फिर हमने टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की एयूएम चेक किए, असेट अंडर मैनेजमेंट। उसमें हमने 2 एएमसीज को स्पेसिफिकली कैटर आउट किया, एचडीएफसी एएमसी और आपका निपॉन इंडिया एएमसी। निपॉन इंडिया पहले रिलायंस कैप होती थी, रिलायंस म्यूचुअल फंड, उसके बाद निपॉन ने बाय आउट कर लिया तो वो निपॉन हो गए। इनफैक्ट निपॉन पहले भी वहां थे, निपॉन ने पूरा बाय आउट कर लिया। उसके बाद से निपॉन की सर्विसेज काफ़ी बेटर हो गई हैं और अभी भी हम निपॉन में पैसा लगाते हैं। फिर हम एनएससी की वेबसाइट पर जाके निपॉन इंडिया और एचडीएफसी एएमसी के हमने शेयर प्राइस देखे, ठीक है मोटा भाई। और उसके बाद उन शेयर प्राइसेस में हमने सिर्फ शेयर प्राइस ही देखे, उसके बाद हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो कि बिजनेस स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ना ही लोगों की समझ में आती है, ना ही लोगों को समझना है। और वो न्यूज़ है टोटल वैल्यू रिटर्न एंड टोटल रिटर्न एनालिसिस। मोटा भाई, किसी स्टॉक मार्केट में चाहे आप कोई भी स्टॉक ले लें, गोल्डमैन का भी ले लें, तो उसके 3 रिटर्न्स होते हैं। एक रिटर्न होता है CAGR। एग्जाम्पल कि मैंने आज एक स्टॉक लिया 100 रुपीज़ में, और मैंने उसको, मैं आपको और भी सिंपलिस्टिक बताता हूँ कि 3 तरीके के रिटर्न होते हैं, टाइम वेटेड रिटर्न, मनी वेटेड रिटर्न एंड टोटल रिटर्न एनालिसिस। टाइम वेटेड रिटर्न और मनी वेटेड रिटर्न का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है मोटा भाई कि टाइम वेटेड रिटर्न में टाइम फैक्टर कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ का लिया और 5 साल बाद 150 का बेच दिया। एक आइंस्टाइन, एडिसन और न्यूटन बोलेगा कि मैंने 100 का लिया था और 5 साल बाद 150 का बेचा, तो मेरे को 50% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो आइंस्टाइन है। लेकिन एक समझदार बंदा बोलेगा कि ये जो 5 साल आपने उसको होल्ड करके रखा, इसकी एक कॉस्ट होती है जिसे CAGR बोला जाता है। हम उस 5 साल का CAGR निकालेंगे और पता चलेगा कि एवरी ईयर हमने 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमाया। तो इतना तो हम म्यूचुअल फंड से ही कमा लेते हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये CAGR होता है, जिसे टाइम वेटेड रिटर्न कहा जाता है। एक रिटर्न होता है टोटल रिटर्न एनालिसिस, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न होता है मोटा भाई। और अनफॉर्चुनेटली इस रिटर्न पे कोई बात करके राजी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। टोटल रिटर्न एनालिसिस आपको ये बताता है कि आज मैंने निपॉन इंडिया का कोई स्टॉक लिया, मान लेते हैं 275 पे एज्यूमिंग, और मैंने उसको 5 साल के लिए होल्ड पे रखा, और 5 साल बाद वो हो गया 400। ओके, तो आपका जो टाइम वेटेड रिटर्न आएगा या मनी वेटेड रिटर्न आएगा वो तो ठीक है मोटा भाई, लेकिन आप ये देखोगे कि उस पीरियड में आपने जो
निपॉन इंडिया का स्टॉक लिया और एनएससी के प्राइस में, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज एन इंडेक्स 50 स्टॉक्स का कितना मूव हुआ, तो मान लेते हैं कि उस एग्जाम्पल उस 5 साल के पीरियड में एनएससी 5% मूव करती है फॉर एग्जाम्पल, और निपॉन इंडिया टाइम वेटेड पे 10% मूव करती है एग्जाम्पल। इसका मतलब वैल्यू वेटेड जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है मोटा भाई, और ये बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया नहीं होता, वो हो जाएगा 2। इट मींस कि इस पीरियड में इंडेक्स अगर 1%, जिसे बीटा भी कहते हैं, 1 मूव करेगा तो निपॉन इंडिया 2 मूव करेगा। राइट मोटा भाई? तो हमने यूटीआई के एएमसी में निपॉन इंडिया और एचडीएफसी का इसी तरीके से डेटा निकाला, और ये डेटा आपको रॉयटर्स ब्लूमबर्ग में मिलता है, रिसर्च करनी पड़ती है, कोई जनरली एकदम अवेलेबल भी नहीं होता। और हमें कुछ ऐसी फिगर्स मिली जो समहाउ इंटरेस्टिंग थी। वो फिगर्स मैं पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा हूं, वो इसलिए कि सी कैटेगरी पीपल को ये बात समझ ही नहीं आएगी। दैट इज, फिर हमने यूटीआई एएमसी के आईपीओ बैंड को देखा। उसको देख के ट्रेजरी कंसल्टिंग ने एक फैसला लिया कि हम यूटीआई के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट इज, लेकिन हम आपको अगले 2 महीने में लिस्ट होने के बाद यूटीआई एएमसी का सस्ते में लेकर भी दिखाएंगे। दैट इज, यही एनालिसिस अब हम एनएससी पर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे एनएससी तो खुद में इंडेक्स है, तो इंडेक्स पे कैसे एनालिसिस होगी? गुड क्वेश्चन, बट घबराना नहीं, हम आपको समझाएंगे जब सही वक्त आएगा। और हमारी टीम एनएससी के प्रोजेक्टेड बैंड पे भी वर्क कर रही है कि एनएससी का प्रोजेक्टेड बैंड क्या होना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है, प्राइस बैंड हल्का तो नहीं होगा, भारी ही होगा, उसको हम वर्क कर रहे हैं। तो मोटा भाई, इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात याद रखें, कुछ डीप रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं होता कि फलानी कंपनी का आईपीओ निकला तो हम इन्वेस्ट ही कर लें। ये हमारा पर्सनल डिसीजन है कि हम यूटीआई में नहीं जा रहे, क्योंकि हम उस पर रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये बात श्योरिटी से लिख के दे सकता हूं कि लाइक अदर आईपीओस, हिंदी मीडिया आईपीओ को पुश करेगी और उसका काम ही यही है, आईपीओ को पुश करना। लेकिन हम किसी आईपीओ की प्री स्क्रीनिंग, जिसे प्री स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो हमें करनी नहीं आती। 99% इन्वेस्टर्स को इंडिया में किसी भी आईपीओ की प्री स्क्रीनिंग नहीं करनी आती। वो सिर्फ उस आईपीओ के पीछे का नाम देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। रैदर वो इतना भी नहीं सोचते कि ये हम कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मोटा भाई, अभी तक हमारी कॉल है कि हम एनएससी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, अभी तक। लेकिन अगर हमारी रिसर्च के दौरान हमें कुछ ऐसी फिगर्स मिली या हमारी रिसर्च ने ये सजेस्ट किया कि एनएससी के आईपीओ हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा मोटा भाई, उबर और ऐसी जैसी कई कंपनीज वर्ल्ड वाइड भी ये बात साबित हो चुकी है कि आईपीओ आता है, हाइप होता है, 2-4 दिन प्राइस ऊपर चला जाता है और फिर नीचे। जैसे आप एसबीआई कार्ड्स को देखें और आप एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ की पोस्ट स्क्रीनिंग करें। एक होती है मोटा भाई प्री स्क्रीनिंग, होती है पोस्ट स्क्रीनिंग। पोस्ट स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो कोई चैरिटी के लिए तो लगाते नहीं, आप ऑफ कोर्स अर्निंग के लिए लगाते हैं। तो जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि
एक डिजायर्ड पीरियड के अंदर आपको कितना रिटर्न आएगा, राइट। अब मोटा भाई होता क्या है, डिजायर्ड पीरियड को तो मारो गोली और रिटर्न को भी मारो गोली। वो स्टॉक प्राइस जिसमें आपने इन्वेस्ट किया होता है वो वहां तक पहुंचने में ही आपको 2 साल लग जाते हैं, तो रिटर्न तो भूल जाओ आप। और इस पीरियड में 99% इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्विट कर जाते हैं ये सोच के कि यार अभी हमें जो भी मिल रहा है हम वो पैसा निकाल के किसी और जगह लगा देते हैं, कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो एक होता है प्री आईपीओ स्क्रीनिंग, एक होता है पोस्ट आईपीओ स्क्रीनिंग। मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी मीडिया की ये मॉरल ड्यूटी है कि वो किसी भी आईपीओ को हाइप करने से पहले उसका प्रॉपर प्री स्क्रीनिंग और पोस्ट स्क्रीनिंग पब्लिक डोमेन में लेके आए। और इन्वेस्टर की भी एक ड्यूटी है कि इन्वेस्टर भी इन चीजों को समझे ये एग्जैक्टली होती क्या है, और इनको समझने से पहले वो इन्वेस्ट ना करें, राइट। हम इंडिया में पिछले 1 महीने में काफी आईपीओज आए और कई आईपीओज को हाइप भी मिला और मिल भी रहा है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जहां नॉलेज नहीं होगी वहां हाइप तो मिलेगा ही। मैं आपको सारे आईपीओ बाय करके दिखाऊंगा, सारे, और आईपीओ से कम प्राइस में, दैट इज। क्योंकि मोटा भाई एक चीज याद रखना, इस दुनिया में आज भी ऐसी फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं जो झूठ नहीं बोलती। ब्लूमबर्ग झूठ नहीं बोलता, रॉयटर्स झूठ नहीं बोलता, एनालिटिक्स झूठ नहीं बोलती, क्योंकि उनके झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आईपीओ 20 टाइम्स लिस्ट होगा, 30 टाइम्स लिस्ट होगा या 700 टाइम्स लिस्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक MBA, CFA, CPA, CA, इस सारे कोर्सेज में प्री आईपीओ स्क्रीनिंग और पोस्ट आईपीओ स्क्रीनिंग में से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। और मैं कंक्लूड करने से पहले मोटा भाई आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि जो यंग इन्वेस्टर्स हमारे पास मेंटरशिप के लिए आते हैं, क्या पहले वो सोचते हैं कि वो जिंदगी में खुद क्या करना चाहते हैं? क्या उन्होंने कभी एक भी ऐसे स्टॉक को पिक करके देखा जो पिछले 1 साल में, मतलब एज्यूम में आपको बता रहा हूं कि मई में या जून में वो उसका आईपीओ लॉन्च हुआ हो और पहले और अब में रिटर्न में क्या डिफरेंस हो? मोटा भाई अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रिटर्न कमाया जा सकता तो इस दुनिया में कोई भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फेल नहीं होता। इस दुनिया का कोई हेज फंड बंद नहीं होता। इस दुनिया में LTCM क्राइसिस नहीं होता। इस दुनिया में बैंकिंग स्कैंडल्स नहीं होते। स्टॉक मार्केट के लिए रिसर्च एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग फंडामेंटल फैक्टर्स पे जरूर बात करती है, बिल्कुल बात करती है और करती रहेगी। लेकिन जब हम कोई पोजीशन लेते हैं तो हम प्रॉपर रिसर्च करके पोजीशन लेते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि हम NSE के IPO में जाएंगे, लेकिन अगर हमारी रिसर्च ने हमें सपोर्ट नहीं किया या उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि प्री IPO स्क्रीनिंग और पोस्ट IPO स्क्रीनिंग बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, इट डजंट मैटर मोटा भाई। लेकिन मेरे लिए ये मैटर करता है कि एज अ हेज फंड मैनेजर, एज अ हेज फंड ओनर, क्या मुझे पता है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट मोटा भाई, दैट इज व्हाट मैटर। This is Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Before I close the video, I would like to thank you very much, the media, because they made it sure one thing, that reading a business newspaper is definitely a waste of time. But now I read business newspaper only to check one thing: what they are offering, which Treasury Consulting is offering better than them.
That's it. And I challenged the whole media. Let me one column, one article, or one analysis whereby you really mentioned about pre and post IPO screening. What about Game Show? Majama? Have a good day.